हेलो दोस्तों, पैसा कमाना हो या लाइफ में कोई और काम, हमें हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखनी है और हमें तब के लिए प्लानिंग बनानी है जब हमारी प्लानिंग काम ना करे। दुनिया ऐसी अच्छी प्लानिंग से भरी पड़ी है जिन्हें इतनी दूर ले जाया गया कि उनमें और खराब प्लानिंग में डिफरेंस ही न दिखे। कमियां या एरर के लिए जगह रखने में इंटेलिजेंस ये है कि आपके पास प्लान बी और सी भी होते हैं। एरर के लिए जगह रखना आपको अलग अलग रिजल्ट्स को सहन करने की कैपेसिटी देता है। सहन करने की ये कैपेसिटी आपको इतने लंबे टाइम तक टिके रहने देती है कि किसी कम पॉसिबिलिटी के रिजल्ट से बेनिफिट उठाने की प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में हो सके। दोस्तों, ज्यादा बड़े प्रॉफिट कभी कभार होते हैं, या तो इसलिए कि वे अक्सर नहीं हुआ करते या फिर इसलिए कि उन्हें हासिल करने में टाइम लगता है। इसलिए वो पर्सन जिसकी स्ट्रेटजी में गलतियों के लिए प्लान है ताकि वो मुश्किल टाइम झेल सके, तो वो उस पर्सन से बेहतर है जो गलत होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। बिल गेट्स ने इस बात को अच्छी तरह से समझा था। जब माइक्रोसॉफ्ट एक नई कंपनी थी, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बैंक में इतना पैसा चाहिए कि अगर हमें पेमेंट ना भी मिले तो भी हम कम से कम 1 साल तक एम्प्लॉय को सैलरी देते रहे। वॉरेन बफेट ने भी 2008 में बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर से बात करते हुए कुछ ऐसा ही कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है आपसे, रेटिंग एजेंसियों से और अपने आप से कि मैं बर्कशायर को हमेशा जरूरत से ज्यादा कैश से साथ चलूंगा। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं ज्यादा बेनिफिट की उम्मीद में एक रात की नींद भी खराब नहीं करूंगा। दोस्तों, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां इन्वेस्टर्स को एरर के बारे में सोचना चाहिए, जिनमें से एक है इंस्टेबिलिटी। क्या आप अपने पोर्टफोलियो में 30% की गिरावट झेल पाएंगे? शायद हाँ। जब आप अपने बिल चुकाने और कैश फ्लो बनाए रखने में कैपेबल हैं, लेकिन मेंटली क्या होगा? 30% की गिरावट आपके मन पर क्या इफेक्ट डाल सकती है? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आते ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर सकता है। आपको लगेगा अगर मेरा बचा हुआ पैसा भी डूब गया तो क्या होगा? हम सभी ऐसे इन्वेस्टर्स को जानते होंगे जिन्होंने घाटा झेलने के बाद हार मान ली क्योंकि वे थक चुके थे। पोर्टफोलियो आपको ये जरूर बता सकता है कि आप कितने प्रॉफिट या लॉस में हैं, लेकिन ये आपको ये नहीं बता सकता कि जब आप रात में अपने बच्चे को सुलाते टाइम ये सोच रहे हो कि अगर आपके पास या आपके द्वारा लिए गए इन्वेस्ट डिसीजन गलत निकले, उनके फ्यूचर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा पॉइंट है आपके रिटायरमेंट के लिए फंड। फ्यूचर में आपकी सेविंग का एक बड़ा हिस्सा मंथली खर्चों में इस्तेमाल होगा। इस अमाउंट को जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि प्रेजेंट में आपका जो भी मंथली खर्च है उसके साथ महंगाई को भी जोड़ ले। मान लीजिए इस टाइम आपका मंथली खर्च 50,000 रुपए महीना है और मान लेते हैं कि 6% एनुअल रेट से महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि 20 साल बाद आपको अपने इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने 1,60,000 रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी इमरजेंसी में खर्च के लिए आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट की व्यवस्था भी रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग में जो बात सबसे ज्यादा दोहराई जाती है वो है कंपाउंडिंग की ताकत। इसे हासिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचें। महंगाई को मात देने के लिए और अपने लिए पर्याप्त रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए हमें अपनी नौकरी के शुरुआती सालों में जब परिवार का दबाव कम हो तभी से थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए। ऐसे में हम इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर फ्यूचर रिटर्न कम निकले, या फिर अगर आपका रिटायरमेंट की डेट 2008 के जैसे भीषण बेयर मार्केट के बीच में पड़ जाए? क्या हो अगर फ्यूचर में होने वाला बेयर मार्केट आपको परेशान कर दे और आप अपने स्टॉक गंवा दे और फिर आगे चलकर बुल मार्केट में चूक जाएं और लास्ट में मार्केट औसत से कम रिटर्न कमा पाए? और क्या हो अगर आपको 30 की एज में किसी मेडिकल इमरजेंसी का पैसा भरने के लिए अपने रिटायरमेंट अकाउंट को खाली करना पड़ जाए? इन सारे क्या हो का जवाब है जैसे आपने एस्टिमेट लगाया है आप वैसे रिटायर्ड नहीं हो पाएंगे, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सोल्यूशन इजी है। अपने फ्यूचर के रिटर्न को काउंट करते हुए एरर के लिए जगह रखे। ये साइंस से ज्यादा आर्ट है। जैसे हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि हम जो एस्टिमेट रिटर्न सोच रहे हैं उससे 25% के कम रिटर्न मिल सकता है। आप रात में चैन से सो सके इसके लिए 1/3 का बफर पर्याप्त है, और अगर रिटर्न उम्मीद से अच्छा निकला तो ये आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। चार्ली मुंगेर कहते हैं परम सुख प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि गोल छोटा रखा जाए। आप रिस्क को पसंद करने वाले हो सकते हैं और रियल में आपको होना भी चाहिए। बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी रिस्क जो आपको बर्बाद कर दे लेने लायक नहीं है। ऐसा कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है जो रिस्क की भरपाई कर सके।
ज्यादातर इन्वेस्टर रिस्क का सही मतलब नहीं जानते हैं। बहुत सतर्क रहने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को जहां हर जगह रिस्क दिखता है, वहीं एग्रेसिव इन्वेस्टर केवल रिटर्न के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि वे हर तरह के रिस्क का सामना कर सकते हैं। हालांकि रिस्क का कॉन्सेप्ट इतना सरल नहीं है। इन्वेस्टर्स को अक्सर अपनी रिस्क लेने की क्षमता का पता नहीं होता है। अगर इसे जान लिया जाए तो रिस्क लेने की क्षमता के बाहर जाकर रिस्की विकल्पों में इन्वेस्टमेंट से बचा जा सकता है। आइए हम उन 5 इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में बात करते हैं जिनका आपसे सामना हो सकता है या जिनका आप सामना कर सकते हैं। नंबर 1, मार्केट रिस्क। ये रिस्क शेयर बाजार के इंस्टेबिलिटी से जुड़ा है। अगर सही नॉलेज ना हो तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस तरह के रिस्क से निपटने का सबसे आसान तरीका डाइवर्सिफिकेशन है। अपनी जरूरत के अनुसार इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लास में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को धीमा जहर भी कहते हैं। महंगाई आपके रिटर्न को चट कर जाती है। महंगाई को मात देने के लिए हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिले। जैसे बैंक एफडी में 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है, जबकि महंगाई भी 6 से 7% के रेट से हर साल बढ़ रही है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसा रखते हैं तो आपको फ्यूचर में नुकसान ही होगा। नंबर 3, करेंसी रिस्क। ये रिस्क इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। जैसे 2017 में उन पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा रहा जिनमें घरेलू फंडों के मुकाबले अमेरिकी इंटरनेशनल फंड थे। रिस्क को कम करने के लिए इंटरनेशनल फंडों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यह भारतीय रुपए के कारण इन्वेस्टमेंट में होने वाली उठापटक के रिस्क से बचाने में मददगार होता है। चौथा, लाइफस्टाइल रिस्क। दोस्तों, इन दिनों कई लोग अपने पड़ोसियों या दोस्तों से प्रभावित होते हैं। ये अपने बजट के अनुसार नहीं खर्च करते हैं। ये लाइफस्टाइल रिस्क है। ऐसा तब होता है जब आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बजट बनाने से शुरू होती है। जब आप बजट से चलते हैं तभी आपके पास इन्वेस्ट के लिए पैसा बचता है। इसी से आप लाइफस्टाइल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये समझना चाहिए कि हमें सेविंग्स करने के लिए किसी स्पेशल कारण की जरूरत नहीं होती। कार, घर या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि उन चीजों के लिए सेविंग्स की जाए जिनका आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते या जिन्हें समझ नहीं सकते। इस बात का पता लगाना कि आप अपनी सेविंग्स को कैसे खर्च करेंगे, ये मानकर चलना है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप ठीक तरह से जानते हैं कि फ्यूचर में आपका खर्च कितना होगा। जो कोई नहीं जानता मैं सेविंग्स करती हूँ और मैं नहीं जानती कि फ्यूचर में मैं इसे कहाँ खर्च करूंगी। कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्लान्स जो सिर्फ बिना रिस्क को ध्यान में रखते हैं, उनमें रियल वर्ल्ड में टिके रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं होती है। रियल में हर प्लानिंग का सबसे जरूरी पार्ट रिस्क के लिए प्लानिंग बनाना है जब आपकी प्लानिंग काम ना करे। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें जहां आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं, जो डिटेल में ये सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।